अजय शुक्ला जी, राहुल गांधी ने जो आज किया, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा अजय जी। राहुल गांधी ने जो आज किया, उसे क्या कहा जाए, नाटक या वाकई में राहुल गांधी कुरियों के मन की बात समझने गए थे? मैं एक चीज कहता हूं कि वडनगर का वो रेलवे स्टेशन जब बना नहीं था तब नरेंद्र मोदी ने वहां पर चाय बेची थी। जब वो प्लेटफॉर्म नहीं होता था वहां, तब उस प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी जो है सोए थे। और 2014 के चुनाव के पहले उनके परिवार के लोग भी, देश में कहीं के भी लोग, जहां पर वो रहे, जो लोग उनसे संपर्क में थे, किसी को नहीं पता था कि उन्होंने कहीं चाय भी बेची है, कहीं पर ये भी किया। वो प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद में अहमदाबाद में एक चौक जो बना दिया गया, उसका नाम रखा गया कैटल चौक, और इस सिंबॉलिक में बनाया गया कि हमारे यहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। उसके पहले तक किसी को नहीं पता था। वो वहां पर भी इतने साल मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन नहीं पता था। ये बड़ी अच्छी चीज है। इधर देखिए, राहुल गांधी कोई कुली नहीं है, कोई चाय वाले नहीं है। वो हिंदुस्तान के उस परिवार के बेटे हैं जो हिंदुस्तान का फर्स्ट फैमिली है। और वो फैमिली है जिस फैमिली ने देश की आजादी के पहले भी एक रईसी का पूरा आलम था, बावजूद इसके उन्होंने देश के लिए सारी रईसी त्याग करके कष्ट झेले और इस देश के लिए सारे वो किए और उस कष्ट को महसूस किया। इसका एक किस्सा बना। जब पंडित नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल जी से कहा कि मैं भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूदना चाहता हूं, और उनके पिताजी जो है अध्यक्ष रह चुके थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो मोतीलाल जी ने जब ये कहा कि मैं लड़ रहा हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी लड़ूंगा। उन्होंने कहा जेल जाना पड़ेगा, कष्ट होंगे, सब कुछ होगा। उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तो उनका ठीक है। तो घर में ही, जहां कोई सुविधा नहीं थी, जमीन पर सोना, उसके अलावा और तमाम चीजें, खाने पीने से लेके तमाम रिस्ट्रिक्शंस, कड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ में उन्होंने ये किया। तो ये वही पंडित नेहरू थे जिन्होंने जब पहली बार खादी पहनी थी तो उनके पूरे शरीर में लाल वो पड़ गए थे। उस तरह के परिवार के व्यक्ति थे। तो उन्होंने सोचा इतनी कोमल, इतने उससे हमने पाला है, हमारा इकलौता बेटा है, ये कैसे रहेगा। लेकिन वो शख्स धूप में लेटा रहा, पानी में उसको वो किया गया तो वो भी उसने झेला। उसके बाद में उसे भयंकर गर्मी के कमरे में बंद किया गया, वो भी उसने झेला। 3 दिन जब इस तरह से उन्होंने कष्ट झेल लिया, तब उन्होंने कहा आप ठीक है, तुम स्वतंत्र हो, कर सकते हो, मुझे लगता है। तो वह वक्त था, तब पंडित नेहरू ने गांधी जी के जो स्वदेशी अभियान था, उस अभियान के तहत अपने जो विदेशी कपड़े थे उन्हें, जो होली जलाई गई थी उसमें होली जलाई, और वो पहली बार उसमें गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद में, चूंकि पंडित नेहरू के बेटे थे, देश के सबसे बड़े वकील के बेटे थे, तो बड़ी सम्मान के साथ पुलिस के लोगों ने भी वो किया। लेकिन पंडित मोतीलाल जी ने कहा कि नहीं, मैं बेल तो वो लेगा नहीं और मैं कराऊंगा नहीं। तो नेहरू जी ने कहा मुझे तो सजा सुनाओ यदि मैंने अपराध किया है। और अंततः वो 3 महीने जेल में रहने के बाद छूट के आए। तो आप ये सोचिए, ये वो परिवार है जिसने इस देश के लिए कुछ भी करना स्वीकार किया। तो ये तो देश के आजादी के पहले की बात हो गई। देश आजाद होने के बाद में उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ में कभी समझौता नहीं किया, लेकिन अपने जीवन को उन्होंने सदैव सादा रखा। और आप देखिए, वो बिल्कुल सिंपल सा रहते थे। जहां कुछ कपड़ों की एक ये होती थी कि यहां पर आपको अचकन पहन के जाना है, वहीं अचकन पहनते थे, नहीं तो उसी तरीके से वो रहते थे। अपनी जीप चला के खुद चले जाया करते थे, और उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां होती थी। यह बड़ी चीज है। तो ये नेहरू थे। तो आज उन्हीं का ही तो आखिर खून है वो, और जब उनका खून है तो वो असर देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं लंबे समय से। मैं तो 2008 से जानता हूं, जब यूथ प्रोजेक्ट के लिए वो चंडीगढ़ आए थे और यहां पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उन्होंने, वो महासचिव थे पार्टी के,
उस अभियान के दौरान मैंने पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उस दौरान मैं जितना मिला, जितना देखा, समझा, उनके साथ मुझे यात्रा करने का अवसर मिला कि चंडीगढ़ से मैं अमृतसर तक गया। तो उस दौरान मैंने उन्हें जो समझा, उसमें मैंने देखा कि उस आदमी में एक उस समय कमी थी, बस एरोगेंसी थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उस आदमी में कुछ नहीं है, वो सिर्फ संत है, वो कुछ भी कर सकता है और उसकी क्षमता है। यही तो डराती है भारतीय जनता पार्टी को, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी, और उसे लोकतंत्र से इतना प्रेम है कि यूथ प्रोजेक्ट में देखिए आप, उसने किया था कि यूथ में चुने जाएंगे, यह नहीं होगा। तो जो चुनने की अध्यक्ष की परंपरा है उसको पूरी तरीके से उन्होंने अख्तियार किया, और जिस तरीके से उसके लिए उन्होंने किया, प्रयास किए, सारी चीजें, नहीं, वो अपने आप में एक बड़ा यूनिक सा एक वो बनाता है। तो यह उस आदमी की खासियत है, और यह भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को डराती है। तो यह एक सत्य है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अजय जी, अभी तक जो आपने नेहरू जी की इतनी बातें बताई, संघ और भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लगातार कुछ ना कुछ फोटो, उनकी महिलाओं से मित्रता, कभी सिगार पीते हुए फोटो, इस तरह की चीजें वायरल करती रही है। वो ये क्यों करती थी बीजेपी? क्या मकसद था उसके पीछे? आप एक बात बताइए संजय जी, मैं आपके बराबर नहीं पहुंच सकता हूं तो मैं आपका चरित्र हनन करने लगूंगा, कहूंगा ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये करते हैं, ये ऐसे हैं। तो साहब ये स्थिति हो। बहरहाल मैं एक चीज बताऊं, उन फोटो का सच बताऊं, एक फोटो जो दिखाई जाती है वो उनकी भांजी के साथ है, वो उनसे गले लग रही है। वो पहुंचे थे उस देश में और उनकी भांजी वहां पढ़ती थी, तो अपने मामा से आके जिस तरह प्यार से मिलती हैं भांजियां, चूंकि मैं भी एक भांजी का वो हूं, मामा हूं, तो मुझे भी पता है कैसे वो आके करती है। फिर एक उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित हैं, जो एक देश की राजदूत थी, और जब उनका भाई पहुंचता है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ वो भाई भी होता है, तो वो गले लगती हैं। एक फोटो इतने महान इसरो के संस्थापक साराभाई के परिवार की है, जो उनके उसको जो है बेटी की तरह से वो करते थे, तो वो गले लगती है, और जिसने इतना बड़ा आज इसरो स्थापित किया। इसके बाद एक फोटो उनके मित्र की है, और उसमें गले लगते की नहीं है, सिर्फ यह है कि वो उसकी सिगरेट को वो कर रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है भाई? मैं यदि सिगरेट पीता हूं तो पीऊंगा। मेरे एक मित्र हैं, उनका कल आपने इंटरव्यू किया, तो वो एक उसमें प्रोग्राम के दौरान सिगरेट पीने लग गए थे। तो अब मेरे परम मित्र हैं तो हैं, यदि वो, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं दारू नहीं पीता हूं, लेकिन मेरे कई मित्र हैं जो पीते हैं, तो कई बार मैं उनको पिलाने की व्यवस्था भी कर देता हूं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे यह आदर भी देना पड़ता है कि नहीं, उनके साथ बैठना भी वहां पड़ता है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक से उनके साथ चीयर्स कर लेता हूं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं, और रही बात, नेहरू जी सिगरेट खुद पीते थे, तो सिगरेट पीना क्या कोई गुनाह है? यदि है तो भाई भारत सरकार बंद कर दे, उसमें जेल भेज दे। वो किसी सार्वजनिक स्थान पे तो नहीं पी रहे थे। और रही बात, वो सार्वजनिक भी पिए तो उस समय तक तो नो टबैको जैसा कुछ अभियान था नहीं। तो मुझे लगता है इस तरह की सोच व्यक्ति की संकीर्णता को दर्शाती है, लेकिन उस खून के अंदर सच्चाई है। वो छिपाते नहीं थे, जो करते थे, सबको पता था। किसी से उन्होंने कभी झूठ बोला हो? आप देखिए ना, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा में उन्होंने अपने सारे सच लिखे। एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ में उन्होंने सारी बातें लिखी, कहां उन्होंने छिपाया? तो गांधी जी के वो कहे जाते हैं उत्तराधिकारी थे, और गांधी जी के पोते कहते हैं कि वास्तविक उत्तराधिकारी वही है, राहुल गांधी ही है। उनके पोते कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग उन पे सवाल उठाते हैं। तो ये आप समझिए, वो उनके साथ जब अभी भारत जोड़ो यात्रा में चले, तो उन्होंने कहा मुझे गर्व है, मैं गांधी जी के समय में होता तो मैं बापू के साथ चलता, लेकिन बापू आज नहीं है। तो बापू के सबसे बड़े उत्तराधिकारी जो हैं, अपने को नहीं कह रहे हैं, वो सगे पोते, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े उत्तराधिकारी यदि पैदल चल रहे हैं इस देश के लिए, तो उनके साथ चलने में मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूं जैसे मैं बापू के साथ चल रहा हूं।
तो आप सोचिए, ये इतनी बड़ी बात गांधी जी का खुद पोता कह दे, तो इससे आप समझिए कि इसका मतलब उस आदमी में गांधी भी है, उस आदमी में नेहरू भी है, और उस आदमी में समझ भी है, आज की भी और भविष्य की भी। जी बिल्कुल ठीक है अजय जी, लेकिन अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में नेहरू जी की बहुत तारीफें कर डाली, इसके पीछे क्या कहानी है? साहब, स्थिति ये होती है ना, कई बार मैं समझता हूं कि सियार यदि वो ओढ़ ले तो वो शेर नहीं हो जाता है। तो कमोबेश यहाँ स्थिति ये है कि अपने आप को दुनिया में दिखाने के, नहीं देखो हम तो ऐसे और इस तरह से करके, इसके पीछे दो तीन स्ट्रेटजी थी। एक तो यह कि दुनिया को दिखाना कि नहीं हम कोई नफरत नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये कि अगले ही दिन नई संसद भवन में प्रवेश करना था, यदि कहीं कोई उल्टा सीधा बोल देते और विपक्ष बाइकआउट कर देता तो फिर ये मैसेज चला जाता कि पहले ही दिन ये हालत हो गई, तो उससे अपनी लाज बचानी थी। तो साहब फिर इसके बाद में जो महिला विधेयक लाने का था उसमें किस तरह से, तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिकल हैं, उनको प्रेम नहीं हो सकता है ऐसे लोग चंद देर के लिए। जो होता है ना, कई बार आदमी कहता है यार इससे काम फंसा हुआ है, थोड़ी देर कुछ मत बोलो, उसकी वाहवाही बोल लो, ठीक है काम निकल जाए। तो ये हर कोई तो होता नहीं है कि नहीं साहब काम हो या ना हो हम तो बोलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात। आखिरी सवाल अजय जी कि राहुल गांधी के इस तरह एक्ट से आम व्यक्ति किस तरह अपने आप को जोड़ता है, किस तरह अपने आप को महसूस करता है कि राहुल गांधी उनके बीच के आदमी है? संजय जी, एक सबसे बड़ी चीज होती है आम आदमी को, आप कोई उसका कुछ कर पाए न कर पाए, उसे दो चीज अच्छी लगती है कि आप उसके लिए करने को एक आपके मन में भावना दिखाई दे, उसके लिए आप एक सत प्रयास करने की कोशिश करें। दूसरी चीज होती है कि आप उसके दर्द को सुन लें, उस पे एक बार पीठ थपथपा दें, उसको थोड़ा सा सहला दें। ये उसको इतना बड़ा मरहम होता है कि इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। और जितने दर्द में आज सब हैं, उस दर्द की स्थिति में आप ये समझिए कि हर कोई ये चाहता है कि कैसे हमारे भी तो कोई दर्द को सुन ले, हमारी भी बात तो समझ ले। और साहब दुनिया में यदि देखिएगा, इस तरह के आत्महत्या करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सिर्फ इस कारण से आत्महत्या कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाएं, अपने दर्द को नहीं व्यक्त कर पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल डाटा है। तो संजय जी, राहुल गांधी ने वो काम किया है, इस देश की आवाज को सुना है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने देखा ही है कि जिस तरीके से जन जन की आवाज सुनी, महिलाओं की सुनी, बच्चों की सुनी, आदिवासियों की सुनी, दलितों की सुनी, अल्पसंख्यकों की सुनी, हर क्षेत्र के लोगों की सुनी। और उसके बाद उन्होंने इसके साथ साथ जो लगातार वो मिल रहे हैं, कभी लद्दाख में जाके, कभी कहीं स्टूडेंट से, कहीं पर मैकेनिक से, कहीं पर ट्रक ड्राइवर से जो आपने बताया, और इसके बाद में कुलियों से, तो इस तरह से करके वो एक तो तुलना करते हैं कि हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, हिंदुस्तान के बाहर क्या स्थिति है, दूसरा यहाँ किस तरह के दर्द हैं, वहां किस तरह के हैं, यहाँ कितना क्या चीजें हैं, उनके ही बात करके कि उनके दर्द को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं भविष्य के लिए, या जहां जहां हमारी सरकारें हैं हम वहां क्या कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी चीज है और राहुल गांधी ने यह करके दिखाया है। आपने देखा कि वो वहां गए थे कर्नाटक में, और डिलीवरी बॉय के साथ जब वो चले, उनके साथ बात की, उसके बाद में उनकी सरकार आने के बाद में जो उन्हें सबसे ज्यादा था कि हमारी सुरक्षा का तो कुछ नहीं है, तो सरकार ने अपने पैसे से सुरक्षा देने का किया कि आपका इतना बीमा सरकार देगी, उसका सब खर्च उठाएगी। दूसरी चीज, आप छत्तीसगढ़ को देखिए, आप राजस्थान को देखिए, इन राज्यों ने दो बड़े काम किए। एक तो ये अंग्रेजी स्कूल में गरीब आदमी का बच्चा टॉप क्लास के अंग्रेजी स्कूल में फ्री ऑफ कास्ट पढ़ता है, एक पैसा नहीं देना पड़ता है, यह काम किया है। और इसके साथ साथ आप एक और चीज देखिए, वहां पर जिस तरीके से राजस्थान में हर किसी को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है, आपको कहीं भी कराइए। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को
पशु होते थे, पशु मर जाते हैं तो एक गरीब आदमी जो पशुपालन करके किसी तरह अपना परिवार पालता है उसके लिए बड़ा कष्ट होता है। उनके जानवरों का 40,000 रुपए का बीमा सरकार अपने पैसे से कराती है, एक नया पैसा किसी को नहीं देना पड़ता है। आप बताइए, आज तक किसी ने सोचा हो? कि सिर्फ कांग्रेस सोच सकती है, और ये सोच सकती है राहुल गांधी के कारण, और कोई वजह नहीं। तो यह स्थिति है, तो यह असर आया है, यह स्थिति आई है। और जो करने की कोशिश है भविष्य के लिए, कर्मचारियों के लिए, देखिए सोचा पुरानी पेंशन को, देखिए एक चीज समझिए, पुरानी पेंशन की मांग भी कर्मचारियों ने की थी। जब उन्होंने देख लिया ये तो धोखा है, तो आज वो मांग रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन दीजिए। और आज जब पुरानी पेंशन देने का काम शुरू किया तो सबसे पहले हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकारों ने शुरू किया, और भगवान ने चाहा तो आगे देश के और लोगों को भी लाभ मिलेगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है। शुक्रिया अजय जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।